बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज का। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेजेस। नाउ वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी टू लर्न। अभी देखें कि हमने कल डिस्कस किया था कि कंप्यूटर सिर्फ उस प्रोग्राम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम 01 मशीन लैंग्वेज के अंदर दें। कंप्यूटर डायरेक्ट उसको समझेगा, डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा। किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमें ज़रूरत नहीं है। अब जितनी भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी की सारी इजी इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर हम अपनी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं। और ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डायरेक्ट कंप्यूटर समझ नहीं सकता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है। हम आसानी के साथ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन उसके अंदर राइट करके देते हैं और किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जरिए उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे पास खसूसियत क्या है हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज आर वेरी नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। रोजमर्रा जिंदगी में हम जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंग्लिश सेंटेंसेस से मिलती जुलती होती है। इसलिए ये देखने में, समझने में बहुत ज्यादा आसान होती है। सो दीज लैंग्वेज आर इजी टू लर्न एंड मॉडिफाई। वही आपके पास एरर आ जाता है या आप बाद में प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इजी एरर डिटेक्शन। आपने प्रोग्राम राइट किया, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोग्राम नहीं चल रहा या किसी भी वजह से उसमें कोई एरर आ रहा है, इसमें एरर तलाश करना बहुत ज्यादा आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, रीड एंड मॉडिफाई, क्योंकि इसमें कोई 01 की फॉर्म के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन को राइट नहीं किया हुआ कि आपको उसको तब्दील करना मुश्किल हो, आपको समझना मुश्किल हो। इजी इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, आप आसानी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। It make it easy to find error in the program written in high level language। बहुत आसानी के साथ जैसे ही आपने कंपाइलर ऑन करना है, अगर आपका कोई सिंटैक्स एरर होगा, वो आपको बताएगा कि कौन सी लाइन में आपके पास एरर आ रहा है और उस एरर की टाइप क्या है, किस वजह से वो एरर आ रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स हमने कहा था कि ये हमारे पास रूल्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस को लिखने के, और हर प्रोग्राम लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। जिस तरह से आप एक इंग्लिश का सेंटेंस राइट करते हैं, तो उसमें आप इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करते हैं। वर्ब आपने कहाँ पे लगाना है, एडवर्ब कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे कॉमा लगाना है। सेम इसी तरीके के साथ जिस वक्त हम प्रोग्राम एक राइट करते हैं, हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस को लिखना है, तो हमें उस प्रोग्राम के सिंटैक्स को मद्देनजर रखते हुए इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे। फिर हमारे पास एरर फ्री इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी। The syntax of the high level language are well defined। वेल डिफाइंड के ये पहले से उन्होंने डिफाइन कर दिया है, उन्होंने आपको इसका एक वे आउट बता दिया हुआ है, आप इस तरीके के साथ इसको लिखेंगे। These languages describe a standardized way of writing program। कहाँ पे आपने कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कॉमा आएगा, ये हर चीज पहले से डिफाइंड है। Different organization work to determine standard syntax of these language। मुख्तलिफ दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स बनाने में हेल्प करती हैं उस डेवलपर की। तो उसमें सबसे बड़ा नाम हमारे पास है आंसी का। एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसने बेशुमार स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के डेवलप करके दुनिया को दिए। हार्डवेयर नॉलेज। मशीन लैंग्वेज में क्या था कि जब तक आपको कंप्लीट हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, उसके आर्किटेक्चर का नहीं पता, आया वो 32 बिट्स है, वो 64 बिट्स है, उस वक्त तक आप उस पर प्रोग्राम राइट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हमें इस तरह के किसी भी डीप नॉलेज की जरूरत नहीं होती कि आपको कंप्यूटर्स के हार्डवेयर के मतलब डिटेल पता हो कि उसमें कौन कौन सा हार्डवेयर है, उसका आर्किटेक्चर क्या है। उससे अलावा आप जैसे मर्जी इसमें प्रोग्राम आसानी के साथ लिख सकते हैं। These languages do not require deep knowledge of hardware or machine architecture। जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, कौन सा आर्किटेक्चर उस पर यूज हो रहा है, कहते हैं कि इसके नॉलेज की आपको जरूरत नहीं। A programmer can concentrate on solving the problem। जो प्रोग्रामर है
उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इस चीज पे हो कि उसने अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेगा, rather than concerning the human machine interaction। जो प्रोग्रामर है वो अपना जो कंसर्न होगा वो फोकस करेगा किस चीज के ऊपर, कि उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। ये नहीं कि वो कौन सी मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, इस चीज को एक साइड पर रखते हुए। मशीन इंडिपेंडेंस, सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि आप किसी भी आर्किटेक्चर के ऊपर अपना प्रोग्राम डिजाइन कर लें। आप इंटेल के कंप्यूटर पे बैठ कर अपना प्रोग्राम डिजाइन कर लें, वो मेट्रोला पे भी चलेगा, वो किसी और आर्किटेक्चर के ऊपर भी रन हो सकता है। इसमें मशीन डिपेंडेंसी नहीं होती हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड द मशीन इंडिपेंडेंस, इट मींस that the program written in the high level language can be executed on the different types of computer। मुख्तलिफ अक़साम के कंप्यूटर्स हैं, उनके आर्किटेक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, उन तमाम पे आप उस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a program written in the C can be executed on the Intel processor and the Motorola processor। दो डिफरेंट आपके पास यहां पर यूज हम कर रहे हैं कंप्यूटर्स। एक में प्रोसेसर लगा हुआ मेट्रोला का, दूसरे में प्रोसेसर लगा हुआ है एंटेल का, कहता है दोनों पे आपके पास आपका प्रोग्राम चलेंगे। शॉर्टर प्रोग्राम्स, जितने भी हमारे पास हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज होती हैं उनमें आप जो इंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ही कम तादाद के अंदर लिखते हैं। उसकी वजह हमने कहा था कि मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर हर की जो थी, कीबोर्ड की, वो 801 पर मुश्तमिल थी, कोड बहुत लेंथी होता था। यहां पर हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे, छोटी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और ये जो एक हमारी इंस्ट्रक्शन होगी ये एक से जायद मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होती है। प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज आर शॉर्टर देन लो लेवल प्रोग्राम्स। One instruction of the high level language is equivalent to many instructions of low level language। एक इंस्ट्रक्शन जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो लो लेवल की एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होती है। इसलिए आप सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो हम कहते होते हैं कि हमारा सोर्स कोड फाइल जो यहाँ पे हम बनाते हैं उसका साइज बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। बहुत ज्यादा वर्ड ये आगे हम यूज करेंगे प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर। व्हाट इज द सोर्स कोड? A program written in the high level language is called a source code। वो फाइल जिसके अंदर आपने अपनी तमाम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है। राइट करने के बाद आपने उस फाइल को सेव कर देना है। ये जो आपके पास सेव फाइल होगी जिसके अंदर आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को राइट किया था, ये आपकी सोर्स कोड फाइल कहलाती है। अगर हम सी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फाइल बनेगी आप उसका कोई भी नाम दे दें, उसकी एक्सटेंशन .cpp होगी जो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी कि ये हमारे पास हमारी सोर्स कोड फाइल है। इट इज आल्सो कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड फाइल। डिफरेंट बुक्स के अंदर इस फाइल को मुख्तलिफ उन्होंने नाम दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा ये सोर्स कोड के नाम से पहचाना जाता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स कोड। जो इंस्ट्रक्शन हमने इसके अंदर राइट कर दी है, ये सोर्स कोड फाइल डायरेक्ट कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी की सारी जो होती हैं इजी इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर लिखी होती हैं, 01 के अंदर नहीं लिखी होती। द सोर्स फाइल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। अब अगर इस सोर्स कोड फाइल को हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हमने इसके अंदर लिखी है, तो लाजमी बात है कि हमें इस सोर्स कोड फाइल को थ्रू लैंग्वेज प्रोसेसर मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने अपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को राइट करना है, और जो हमारे पास फाइल यहाँ पे बनेगी जिसके अंदर तमाम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हमने राइट की हुई हैं, वो सोर्स कोड फाइल हमारी कहलाती है, और ये कंप्यूटर डायरेक्टली रन नहीं करता। दूसरा इसमें हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ये फाइल जो हमारे पास है इसके अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी मशीन कोड के अंदर है। मशीन कोड 01। इट इज आल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड।
ये दो डिफरेंट इनके नेम भी है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। इस फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इज .obj। कोई भी फाइल का नाम होगा लेकिन एक्सटेंशन अगर उसकी .obj होगी, इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट फाइल है इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी 01 के अंदर है, और कंप्यूटर डायरेक्टली इस फाइल को रन कर सकता है, इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन अगर हम इस फाइल को ओपन करके देखें तो हमें इस फाइल की समझ नहीं आती। तो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस हमने राइट करके फाइल बनानी है वो सोर्स फाइल है, लेकिन कंप्यूटर उस सोर्स फाइल को डायरेक्टली रन नहीं करता, उस फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम डिफरेंट किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज करेंगे। इनके मतलब आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड जो बने हुए हैं, जो 01 की फॉर्म में लिखा हुआ, कंप्यूटर सिर्फ उस कोड को अंडरस्टैंड करता है, उसके अलावा बाकी किसी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। A program written in the high level language or assembly language cannot be run on a computer directly. हमने assembly language की बात की थी, वन स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, मशीन लैंग्वेज की बात आई, लेकिन उसमें भी जो प्रोग्राम आप लिखेंगे निमोनिक्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो फाइल भी डायरेक्टली कंप्यूटर पे रन नहीं होती। वजह निमोनिक्स हमने उसमें यूज किए हुए 01 की बजाय। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी हमारे पास सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो इजी इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर होती है, कंप्यूटर उसको भी नहीं समझ सकता होता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। तो अब ये जो सोर्स कोड हमने फाइल बना ली है जिसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शन हमने लिख ली है, वो कहता है कि लाजमी है कि उसको आप मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करें, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले, चलाने से पहले। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट दीज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अब हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर्स का नाम देते हैं। इन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि ये सोर्स कोड आपकी फाइल होती है, इसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये बेसिकली इसका काम है, ट्रांसलेट करने का। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैव इट्स ओन ट्रांसलेटर। जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है, जिसने सिर्फ उस लैंग्वेज के सोर्स कोड फाइल को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। फॉलोइंग आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स: कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर। 3 डिफरेंट किस्म के हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं और ये डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जो प्रोग्राम लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, हो सकता है कि उसमें आपके पास कंपाइलर यूज हो रहा है, किसी में इंटरप्रेटर, किसी में असेंबलर। अब इन तीनों में डिफरेंस हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, काम इसका क्या है? ट्रांसलेट करना है सोर्स कोड फाइल को मशीन कोड में। तीनों ट्रांसलेटर हमारे पास जो है, तीनों का काम यही है कि इन्होंने आपके सोर्स कोड फाइल को कन्वर्ट करना है मशीन कोड में, लेकिन इन तीनों का बेसिक फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। A compiler is a program that converts the instructions of the high-level language into machine language as a whole. पूरी की पूरी फाइल जो है एक वक्त में आपके पास सोर्स कोड से कन्वर्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। कंपाइलर का काम क्या है? पूरी फाइल को कन्वर्ट करना। लेकिन कंपाइलर आपके पास उस सूरत आपकी फाइल को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है अगर आपकी सोर्स कोड फाइल के अंदर कोई भी एरर ना हो, एरर फ्री प्रोग्राम आपका हो, सिंटैक्स एरर कोई ना हो, फिर आपके पास आपका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। तो कंपाइलर के यहाँ पे बेसिकली 2 काम हो गए। सबसे पहला काम इसका क्या हुआ? इसने आपके पास ट्रांसलेशन करनी है और दूसरा इसने एरर को भी चेक करना है। एरर सारे के सारे इसमें से रिमूव होंगे, वो आपने करने हैं, ये आपको बताएगा फलां एरर है, फलां लाइन में है, इस टाइप का एरर है। आप उसको रिमूव करें, रिमूव करके दोबारा उसको कंपाइल करें। यह प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम एरर फ्री नहीं होगा। जब प्रोग्राम एरर फ्री होगा देन आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी। द कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड फाइल इनटू ऑब्जेक्ट कोड। एक सूरत में जब उसमें कोई एरर नहीं है,
The compiler check each statement in the source code program and generate machine instruction. Each statement, जरूर ये नहीं कहना कि उसने पहली 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके उसको ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, बाकियों को नहीं किया। पूरी फाइल को शुरू से लेकर आखिर तक एक ही वक्त में आपकी फाइल कन्वर्ट होती है मशीन कोड के अंदर। कंपाइलर आल्सो चेक द सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम। इसके अलावा जितने भी सिंटैक्स एरर होंगे, जैसे ही आप कंपाइलर को चलाएंगे, ये उन एरर को डिटेक्ट करके आपको बताएगा। A source program contain and syntax error cannot be compiled. अगर एक भी सिंटैक्स एरर आपके प्रोग्राम में आ गया सोर्स कोड फाइल में, कहता वो कंपाइल्ड नहीं होगी, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं क्रिएट होती। A compiler can translate the program of only those language for it is written. जिस प्रोग्राम के लिए ये कंपाइलर बना है उसी प्रोग्राम को ये ट्रांसलेट कर सकता है। अब देखें, एक कंपाइलर उन्होंने सी लैंग्वेज के लिए बनाया हुआ है, एक हमारे पास दूसरी लैंग्वेज है बेसिक। तो बेसिक के जो प्रोग्राम होंगे वो सी का कंपाइलर कंपाइल नहीं कर सकेगा। उसकी वजह कि सी के कंपाइलर ने सिंटैक्स चेक करना है सी का। तो हमने कहा था कि हर प्रोग्राम लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, बेसिक का अपना सिंटैक्स है, तो वो सिंटैक्स को तो नहीं चेक कर सकता। तो हर प्रोग्राम का प्रोग्राम लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। अभी इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं सोर्स प्रोग्राम, जिसमें हमने अपनी तमाम इंस्ट्रक्शन इजी इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स यहां पे राइट करती है। ये प्रोग्राम डायरेक्ट कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। अब इस प्रोग्राम पे लाजमी बात है कि हम किस कंपाइलर को अप्लाई करेंगे। कंपाइलर ने क्या किया, देखिए एक एरो नीचे को आ रहा है आपके सोर्स कोड फाइल में, कहता है अगर कोई एरर है तो फिर आपके पास वो टारगेट प्रोग्राम आपकी ऑब्जेक्ट कोड जो है वो नहीं क्रिएट होगी, फिर आपके पास जो एरर है वो शो होगा। उस एरर को आप रिमूव करेंगे, रिमूव करके दोबारा सोर्स प्रोग्राम पर कंपाइलर का प्रोग्राम अप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस जो होगा आपके पास, ये वाला इतना प्रोसेस ये बार बार रिपीट होता जाएगा जब तक कि आपका प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाता। जैसे एरर फ्री प्रोग्राम होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको टारगेट प्रोग्राम, इट मींस कि उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और एक फाइल आपके पास क्रिएट होगी जिसकी एक्सटेंशन होगी OBJ। हमने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम हमने रखा प्रोग्राम। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सोर्स कोड प्रोग्राम होगा सी का, उसकी एक्सटेंशन होगी .cpp, तो फाइल का नाम होगा program.cpp। अब हमने उस पर कंपाइलर अप्लाई किया, कंपाइलर ने देखा एरर फ्री है तो ऑटोमेटिक आपके पास एक नई फाइल क्रिएट करेगा और उस फाइल का नाम भी वही होगा जो हमने सोर्स कोड फाइल का रखा था। सोर्स कोड का नाम था प्रोग्राम, तो हमारे पास जो नई फाइल बनेगी उसका नाम भी प्रोग्राम होगा, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो होगी .obj होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई। तो अभी तक हमने ये चीज डिस्कस की है कि कंपाइलर जो है ये आपके सिंटैक्स एरर को चेक करता है सोर्स फाइल के अंदर। जब तक तमाम सिंटैक्स एरर इसके रिमूव नहीं हो जाते आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होती। दूसरी बात, कंपाइलर आपकी पूरी की पूरी फाइल को एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ये प्रोसेस आपको एक मरतबा करना पड़ता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल आपके पास बनी हुई है, आप जितनी दफा मर्जी चाहे इसको रन कर लें। अब दोबारा हमें कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास है इंटरप्रेटर। An interpreter is a program that convert one statement of a program into machine at one time. एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन, एक स्टेटमेंट जो है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। देखिए हमने एक सोर्स कोड फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने 10 इंस्ट्रक्शंस को राइट किया है। अब मैंने इंटरप्रेटर के जरिए उसको कन्वर्ट करना शुरू किया। इंटरप्रेटर पहली लाइन पे जाएगा, उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करके जो उसका रिजल्ट होगा स्क्रीन पे आपको दिखा देगा। फिर वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी को। वो कहता है कि वन बाय वन ये एक एक इंस्ट्रक्शन आपके पास जो 10 की 10 थी उसको तरतीब के साथ एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें लाइन नंबर 7 में एरर आ गया है। इंटरप्रेटर यहाँ पे क्या करेगा,
इंटरप्रेटर आपकी पहली 6 लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसका जो रिजल्ट था वो डिस्प्ले कर देगा और 7वीं लाइन पे आके आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। अब उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, वहां पे एरर आपके पास आ रहा है, हमें पता चल जाएगा अब लाइन नंबर फला पे हमारे पास एरर आ रहा है, फौरी एरर डिटेक्ट हो गया और वहां पे जाके हम उसको करेक्ट करते हैं। It executes a statement before translating the next statement of the source program. Execute वो कहता है कि जिसको उसने कन्वर्ट कर दिया उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, चला लेगा, फिर अगली इंस्ट्रक्शन को पकड़ेगा और उसको कन्वर्ट करना शुरू करेगा। If there is an error in the statement, the interpreter stop working and display the error immediately. फौरन आपके पास उसका एरर आ जाएगा कि फलां एरर है और उससे ऊपर तक जितनी लाइनें थी उनका रिजल्ट आपके पास वहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा। The advantage of the interpreter over compiler is that the error is found very easy and immediately. बहुत आसानी के साथ और फौरन आपको एरर का पता चल जाता है। प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे होते हैं, डेवलपिंग में हमें पता चल जाता है कि फलां लाइन पे एरर है, फौरी तौर पर उसको हमने करेक्ट किया, करेक्ट करके दोबारा उसको इंटरप्रेटर के जरिए ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। The programmer can correct the error during program developments. प्रोग्राम बना भी रहा है, साथ साथ एरर भी उसको रिमूव करता जा रहा है डेवलपर जो होगा, प्रोग्रामर जिसको आप कहते हैं। The interpreter does not produce an object code program. अब ये इसका डिसएडवांटेज है इंटरप्रेटर का कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। सोर्स कोड फाइल में हर इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन ये ट्रांसलेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। आप 100 मरतबा प्रोग्राम चलाएं, 100 मरतबा आपकी एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तमाम प्रोग्राम लैंग्वेजेस जिनमें हम इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते हैं उनकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। जहां पे हम कंपाइलर को यूज करते हैं उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि कंपाइलर ने सिर्फ एक मरतबा सोर्स कोड फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद हमें कंपाइलर की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरप्रेटर की हमें हर मरतबा जरूरत होगी जब भी हमने इस प्रोग्राम को चलाना होगा। इट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज each time it is executed. हर मर्तबा जब भी हमने इस प्रोग्राम को चलाना होगा हमें हर मर्तबा इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। बेसिक लैंग्वेज यूज इंटरप्रेटर। अभी देखेंगे यहां पे ये फिगर आपको नजर आ रही है, ये वाली सोर्स कोड प्रोग्राम हमारे पास है, उसमें हमने इंटरप्रेटर अप्लाई किया, कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं आ रही, डायरेक्ट आउटपुट आपके पास स्क्रीन पे आ रही है, एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और उसका रिजल्ट यहां पे आ रहा है। एरर आएगा, जिस लाइन पे आएगा वहां तक आपके पास आउटपुट आएगी और उसके बाद आउटपुट आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगी। तो अब मेन डिफरेंस हमारे पास ये हुआ कि कंपाइलर होल प्रोग्राम एक वक्त में कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है अगर उसमें एरर नहीं होगा, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। हर मरतबा जब भी आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है इंटरप्रेटर की आपको जरूरत पड़ेगी, जबकि कंपाइलर ने सिर्फ एक मरतबा आपकी फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, फिर कंपाइलर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे इसमें हमारे पास है असेंबलर। सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आपने लिखे होंगे उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड आपका क्रिएट करेगा। An assembler is a translating program that translate the instructions of the assembly language. सिर्फ assembly language के जो प्रोग्राम्स हैं उनको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। देखिए ये आपके पास सोर्स कोड फाइल है, यहाँ पे हमने कुछ निमोनिक्स को यूज किया हुआ था, जिस तरह से ADD ऐड है, मल है, मूव है। तो अब हमने यहाँ पे असेंबलर को अप्लाई किया। असेंबलर ने क्या किया, वो जो निमोनिक्स इस्तेमाल किए हुए थे उनको मशीन कोड बनाया और आपके पास एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर। तो ये बेसिक हमारे पास 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं और ज्यादातर हमारे पास जो प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं उसमें हम कंपाइलर को यूज करते हैं एज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे अगला अपना लेसन, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर प्रोग्राम परफॉर्म द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोग्राम एज अ होल। हमने पहले भी डिस्कस किया, कंप्लीट फाइल जो है एक वक्त में मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है अगर उसमें एरर नहीं है।
अब इंटरप्रेटर क्या करता है, परफॉर्म स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेटिंग, एक एक लाइन एक वक्त में ट्रांसलेट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पकड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन इज फास्टर, कंपाइलर की एग्जीक्यूशन फास्टर किस लिए है? कंपाइलर ने एक मतलब ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली रन हो रहा है। अब इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूशन स्लो किस लिए है? क्योंकि एक एक लाइन वो ट्रांसलेट करता है और फिर वो उसको डिस्प्ले करता है। Compiler require more memory as linking is needed for the generating intermediate object code. ज्यादा मेमोरी की जरूरत है क्योंकि नई फाइल यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो रही होती है। इंटरप्रेटर memory use is efficient as no intermediate object code is generated. कोई यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनती, इसलिए इतनी ज्यादा मेमोरी की हमें जरूरत नहीं होती। Debugging is hard as the error message are generated after scanning the entire program only. अच्छा, इसमें कंपाइलर में एक और बात भी है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें कोई 100 लाइंस का आपने प्रोग्राम राइट कर लिया, तो आपके पास फर्ज करें पहली चौथी पांचवी लाइन पे एक एरर आ रहा है। उस एरर की वजह से मुख्तलिफ जगह पे आपने कोई वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है ना, उसका एरर आ रहा है। अब आपने ऊपर डिक्लेरेशन नहीं की हुई और नीचे आपने वेरिएबल को 8-10 जगह पे इस्तेमाल कर लिया, तो उस 8-10 जगह पे भी आपके पास वो एरर को शो करेगा। इंटरप्रेटर में क्या है, इट स्टॉप ट्रांसलेटिंग व्हेन द फर्स्ट एरर इज मेड। अब यहां पे जैसे ही पहला एरर उसके पास आया, इंटरप्रेटर ने वहीं पे अपनी वर्किंग खत्म कर दी। हम उस एरर को रिमूव करेंगे, देन प्रोग्राम आपके पास आगे उसको चेक करेगा। प्रोग्राम लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस यूजेस कंपाइलर, जावा में भी हमारे पास कंपाइलर ही यूज हो रहा है। प्रोग्राम लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, बेसिक्स एंड रबी यूजेस इंटरप्रेटर। इन तमाम के अंदर हमारे पास इंटरप्रेटर है और हर मरतबा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जब हमने करना होता है तो इंटरप्रेटर की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए इन लैंग्वेजेस के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम जो होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा स्लो होती है। तो कल इंशाल्लाह हम अगला अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।